अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हो रहा हूँ जहाँ ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहाँ ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स बीएससी से लो टेम्परेचर फिज़िक्स एंड टीडीएस का चैप्टर डिस्कस करेंगे। चले अपनी बात स्टार्ट करते हैं। लो टेम्परेचर फिज़िक्स, ये कौन सी फ़िज़िक्स है, इसको पढ़ते हैं। लो टेम्परेचर फिज़िक्स वो फिज़िक्स जो डील करती है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर को। अब लो टेम्परेचर कितना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इट डील्स विद it deals with production of low temperature ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा लो टेम्परेचर बेसिकली कौन सा होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर जो 0 डिग्री के करीब करीब हो या इससे बिलो हो, उसको हम लो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बिलो और अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड लो टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर की प्रोडक्शन और मज़ीद स्टडीज़ प्रॉपर्टीज़ की, तो उसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर फिज़िक्स। ठीक है जी, तो इसको लो टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि तकरीबन -120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो हासिल किया जा सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्सचर्स को फ्रीज़ करके। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आइस के साथ अगर मिक्स कर दें तो तकरीबन -120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर हासिल किया जा सकता है। कैन बी अचीव्ड बाय मिक्सिंग पोटाशियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पोटाशियम पूरा लिख देता हूँ, पोटाशियम नाइट्रेट और एंड सोडियम क्लोराइड विद आइस के साथ अगर इनको मिक्स कर दें तो -120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है वो अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि 1 केल्विन तक का टेम्परेचर जो है वो अचीव किया जा सकता है लिक्विड हीलियम से। 1 केल्विन टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड यूजिंग लिक्विड हीलियम। ये सारे मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ, इस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं यूजिंग लिक्विड हीलियम। ठीक है, अब डिफरेंट मेथड्स हैं लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के, जिसमें पहले की बात कर रहे हैं कैस्केड प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग गैसेस। ठीक है, कैस्केड प्रोसेस ये कूलिंग के या लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के प्रोसेस बता रहा हूँ। कैस्केड प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग गैसेस को लिक्विफाई करते हैं तो उससे कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको सबसे पहले गैसेस को बहुत ज़्यादा कूल करना होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम करना होता है, बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर उसको लेके जाना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है तो गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो पहले क्या करना है आपने, गैसेस पहला प्रोसेस, गैसेस कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके बाद क्या किया जाता है, केप्ट अंडर हाई प्रेशर। तो इस तरीके से क्या होता है कि गैसेस जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं
और लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है जी। तो कई एक गैसेज हैं जो कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर ही होता है, तो उनको फिर लिक्विफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है कूलिंग प्रोड्यूस करने का, जो वो हम पढ़ भी चुके हैं, रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है बेसिकली वो क्या है जी, कि हाई टेम्परेचर रेजरवायर ये आपके सामने मौजूद है, और यहाँ पे होगी जी लो टेम्परेचर रेजरवायर, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या होता है कि लो टेम्परेचर रेजरवायर से या कोल्ड रेजरवायर से आपने हीट मज़ीद निकाल के हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ भेजनी होती है, और उसको भेजने के लिए जो वर्किंग सब्सटेंस होता है इसके अंदर, उस पर वर्क डन करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वर्क डन इस पर हमें खुद करना पड़ता है, उसके नतीजे में लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट निकाल के हम हाई टेम्परेचर रेजरवायर में भेज देते हैं, ठीक हो गया। तो इसको रेफ्रिजरेशन कहते हैं, और इसके लिए ये रिवर्स ऑफ हीट इंजन होता है बेसिकली इसका प्रोसेस। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है जिस तरीके से, वो इसके वर्किंग सब्सटेंस हैं कि वर्किंग सब्सटेंसेस आखिर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्किंग सब्सटेंसेस, ठीक है जी। तो वर्किंग सब्सटेंसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, और मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, और उसके अलावा है फ्रीओन। अब ये जो फ्रीओन है ना, ये एक एमसीक्यू में इस तरीके से आया हुआ है कि फ्रीओन जो है वो कौन सा मटेरियल है, वो वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है बेसिकली किसमें जी, रेफ्रिजरेशन में, कूलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस डिस्कस करने लगे हैं वो है कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें उसने नाम में जाहिर कर दिया है कि होगा क्या कि गैस जो है वो एक्सपेंड की जाएगी, और एक्सपेंड कैसे की जाएगी, एडियाबैटिकली, यानी ना कोई हीट एंटर और ना कोई हीट लीव करे, तो उसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। यानी यहाँ तक भी हो जाता है कि गैस जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि गैस को क्या किया जाता है जी, हाई प्रेशर में रखा जाता है। जब हाई प्रेशर में रखा जाता है तो गैस कंडेंस हो जाती है, कूल हो जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है एडियाबैटिकली, तो उसमें क्या हो जाता है, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, कूलिंग ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर, पहले ये किया जाता है, और इसके बाद क्या किया जाता है जी, फिर अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली, गैस को अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली। तो इस तरीके से कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है, और मतलब इतनी ज़्यादा कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है कि गैस जो है वो सॉलिडिफाई भी की जा सकती है, काफ़ी लो टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे लिक्विड हीलियम को 0.81 केल्विन तक जो है वो लेके जाया गया इस प्रोसेस से। लिक्विड हीलियम को इस प्रोसेस से 0.81 केल्विन तक भी कूल किया गया है, ठीक है जी। तो अब दो प्रोसेसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक, ये भी कूलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये इन्हीं में से जो प्रोसेसेस मैंने आपको पहले बताए हैं तीन, इन्हीं में से किसी एक में इस्तेमाल होता है। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, कूल तो कर रहे होते हैं लेकिन इतना स्लोली कर रहे होते हैं
कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, उसका जो इंटरनल इक्विलिब्रियम जो है वो बहाल रहता है। प्रोसेस दैट हैपन स्लोली, दैट हैपन्स slowly enough for system to remain in the internal equilibrium, or system to remain in the internal equilibrium। इंटरनल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस मैं आपको बताने लगा हूँ वो है जी थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस के बाद औकात आ जाता है आपके क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए क्या है थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस की चंद एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, अगर एमसीक्यू में इस तरीके से आ जाता है तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इंथैल्पी जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, प्रोसेस इन विच क्या जी इंथैल्पी H वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या हो जी, वर्क डन ज़ीरो हो इस केस में, वर्क डन ज़ीरो हो, ठीक है। और प्रोसेस क्या हो जी एडियाबैटिक हो। तो इस तरीके से जब कूलिंग कर रहे होगे ना आप, तो उसको कहेंगे थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटो कैलोरी इफेक्ट, फिर कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटो कैलोरी इफेक्ट। कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा चुका हूँ बेसिकली। तो मैग्नेटो कैलोरी इफेक्ट क्या होता है जी, जब किसी सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज किया जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक है, और एडियाबैटिकली किया जाए तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसको मैग्नेटो कैलोरी इफेक्ट कहते हैं। सब्सटेंस इज डीमैग्नेटाइज्ड एडियाबैटिकली, ठीक है, जबकि उसमें कोई हीट ना तो एंटर करे ना लीव करे, उस तरीके से उसको आपने डीमैग्नेटाइज करना है। तो एडियाबैटिकली देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी मैग्नेटो कैलोरी इफेक्ट, कि जब सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज किया जाए, ठीक है, एडियाबैटिकली, इस इफेक्ट को मैग्नेटो कैलोरी इफेक्ट कहते हैं। और एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के थ्रू जो कूलिंग होती है वो मैं आपको ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं जॉल थॉमसन इफेक्ट की। जॉल थॉमसन इफेक्ट की। जॉल थॉमसन इफेक्ट में बेसिकली कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, जब गैस को एक्सपेंड किया जाता है। गैस एक्सपेंड कैसे की जाती है, थ्रू अ नैरो ऑरिफिस, ठीक है, एक स्मॉल होल के थ्रू जो है वो गैस जो है वो एक्सपेंड होगी, और वो जो नैरो ऑरिफिस होगा वो एक पोरस प्लग का बना हुआ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम आपको शो करा दूंगा, पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ। कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड when gas is allowed to expand. Gas is allowed to expand through a narrow orifice. ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे, इसको देखेंगे कि
डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए जी, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस सिस्टम में यहाँ पे गैस मौजूद है, यहाँ पे गैस मौजूद है, ठीक है जी। और गैस का वॉल्यूम फ़र्ज़ कर लें जी V1 है, ठीक है। और इस गैस को, ठीक है, एक कंटेनर में ऐसे रखा हुआ है कि कुछ इस तरीके से रखा हुआ है गैस को। ये कंटेनर बंद है, ठीक है जी। आपने याद रखना कंटेनर जो है ये बंद है, और इसमें दो मूवेबल पिस्टन्स मौजूद हैं, ठीक है, गैस को दोनों तरफ से कंप्रेस या एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो गैस यहाँ पे मौजूद है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे जो मौजूद है पिस्टन वो M1 है, और यहाँ पे एक और पिस्टन मौजूद है, ये M2 है, ठीक है। और इसके साथ ही पोरस प्लग मौजूद है, ठीक है, जिससे गैस ने क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है। तो ये जो है वो पोरस प्लग है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि गैस को यहाँ पे हाईली कंप्रेस्ड रखा हुआ होता है, जहाँ पे इसका वॉल्यूम V है, ठीक है। तो इस पे जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ होता है, इस टाइम पे प्रेशर जो है वो P1 है एक साइड से, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो पोरस प्लग है उसकी तरफ से जो प्रेशर है वो क्या है जी, P2 है। यहाँ पे बना देता हूँ, दूसरी साइड पे जो प्रेशर है वो क्या है जी, फर्ज कर लें P2 है, जो पोरस प्लग के साथ है, ठीक है। फिर होता क्या है कि उसकी वजह से गैस जो है थोड़ी थोड़ी पोरस प्लग से जो है वो निकलना शुरू होती है, ठीक है। पोरस प्लग के थ्रू वो पास होना शुरू होती है। तो गैस जब पोरस प्लग के थ्रू पास होना शुरू हो जाती है तो गैस के निकलने की वजह से इसके अंदर जो प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि गैस तो निकल रही है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हम ये P1 को क्या करेंगे, अंदर की तरफ मूव कराएंगे, P1 को इस तरफ अंदर की तरफ मूव कराएंगे, ठीक है। तो जब अंदर की तरफ मूव कराएंगे, मतलब प्रेशर आप लगाएंगे इसके ऊपर, P1 बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरनल प्रेशर है उस गैस का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि पिस्टन M2 जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा, क्योंकि आपने P1 को अंदर की तरफ P1 प्रेशर लगाया ना अंदर की तरफ, तो इस पर P2 जो है वो बाहर की तरफ लगेगा और पिस्टन जो है M2 वो आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जब आप ये मूव करा के P1 को पोरस प्लग के पास ले आएंगे तो सारी की सारी गैस क्या हो जाएगी, पोरस प्लग से पास कर जाएगी ना, पोरस प्लग से पास कर जाएगी, और उसकी वजह से पिस्टन क्या करेगा, x2 डिस्टेंस मूव कर जाएगा, ठीक है। तो पहले उसने यहाँ का डिस्टेंस बताया हुआ था जी, ये डिस्टेंस है, फर्ज कर लें x1। तो आपने M1 को मूव करा के आप ले आए पोरस प्लग के पास, और M2 मूव करके आगे चला जाएगा, तो वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा जी, वो करें x2 डिस्टेंस मूव करेगा। तो दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है जी। ज़रा देखें कि एक कंटेनर में इसको इस तरीके से होल्ड किया हुआ है गैस को, चलें जी देखें कि अब गैस, अब जो पोरस प्लग है वो कहाँ पे आ गया, ज़रा देखें, पोरस प्लग आ गया अब यहाँ M1 के साथ, क्योंकि आप M1 पिस्टन को मूव करा के कहाँ ले आए हैं जी, पोरस प्लग के पास, P लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये पोरस प्लग है, ठीक है। और इसी के साथ क्या है, M1 पिस्टन, क्योंकि आप M1 को मूव करा के यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है जी, P1 है। जबकि आपकी गैस जो है वो पोरस प्लग से क्रॉस होके दूसरी तरफ चली गई है, ठीक है, और आपका जो दूसरा पिस्टन है M2 वो यहाँ पे आ गया। तो गैस बेसिकली क्या कर गई है, गैस एक्सपेंड कर गई है, ठीक है। कहाँ से जी, थ्रू अ स्मॉल ओरिफिस, और ओरिफिस जो है उसमें क्या है जी, पोरस प्लग है। तो अब उसने x2 डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया, ठीक हो गया। तो गैस एक्सपेंड हो गई, और इसकी वजह से क्या हो जाता है जी, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। आपने प्रोसेस समझ लेना, प्रोसेस याद रखना है इसका जो हुआ है इसके अंदर। तो गैस, इसकी जाउल थॉम्सन इफ़ेक्ट की जो एक्सप्रेशन है, ठीक है जी,
वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, म्यू, ठीक है जी, म्यू इज इक्वल टू वी ओवर सी पी, वी वॉल्यूम, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटू टी ओवर वी इंटू पार्शल वी ओवर पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर -1। ठीक है जी, ये आपके सामने है थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ जाउल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, ये याद रखना है आप। और ये जो म्यू है इसको कहते हैं जाउल केल्विन कोफिशिएंट, म्यू जाउल केल्विन कोफिशिएंट। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, क्योंकि इससे इक्वेशंस आती हैं। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स कौन कौन से होते हैं जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स बेसिकली जो है वो 4 होते हैं, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। पहला जो है वो है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी आपको पता है जी कि किसके बराबर होती है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, यू कह रहा हूँ इंटरनल एनर्जी को, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी डी यू बराबर आ जाएगी डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, या इसको सिंपल लिख लें डी यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डी डब्ल्यू। आप W के साथ भी D बेशक ना लगाएं। ठीक हो गया, तो ये है आपकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी किसकी, इंथॉल्पी की। सेकंड जो इसका थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, एंथैल्पी। ठीक है जी, इंथॉल्पी बेसिकली क्या होती है, इंथॉल्पी होती है कि अगर आप सम कर दें किसका जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का, तो वो आपकी इंथॉल्पी कहलाती है। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड इंथॉल्पी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे इसका एक केस बता देता हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपकी जो इंथॉल्पी है वो कांस्टेंट रहती है, H इज़ कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ये है डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड Ts, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो F जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। ठीक हो गया, और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल और आइसोकोरिक हो, फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक, आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस हो। यहाँ पे मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कि किसकी सूरत में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी। अगर आइसोथर्मल और आइसोकोरिक हो तो होता क्या है कि आइसोथर्मल के लिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और आइसोकोरिक के लिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इनकी वजह से आपका जो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो ज़ीरो होगा, यानी आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। किस सूरत में, रिवर्सिबल आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस की सूरत में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या है जी, गिब्स फ्री एनर्जी है
जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस टेम्परेचर एंड एंट्रोपी प्लस पी वी। ठीक हो गया। तो U प्लस पी वी जो है हम देख चुके हैं कि H के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H माइनस टी एस। H क्यों लिखा? U प्लस पी वी जो है वो यहाँ पे देखें किसके बराबर है, H के बराबर है। तो ये दोनों इसके फार्मूले हैं, इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी है। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किस सूरत में कांस्टेंट होती है? वो भी इसी सूरत में कांस्टेंट होती है कि अगर क्या हो जी, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको पता है कि आइसोथर्मल और आइसोकोरिक में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो मैं ये बता देता हूँ कि इस सूरत में आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसका चेंज ज़ीरो होगा और वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी गिब्स फ्री एनर्जी उस सूरत में। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल रिलेशंस की। ठीक है, पहले मैक्सवेल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन रिलेशन की इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इनके दरमियान रिलेशन देखेंगे ना। तो पहले देख लेते हैं मैक्सवेल रिलेशन इंटरनल एनर्जी के लिए। रिलेशन ये थर्मोडायनामिक रिलेशंस हैं, ये याद रखना। मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो और होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली इक्वेशन और है। मैक्सवेल रिलेशंस इंटरनल एनर्जी के लिए और इन चीज थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए और होते हैं, तो ये आपने इनमें फ़र्क रखना है। पहले इंटरनल एनर्जी के लिए देख लेते हैं मैक्सवेल रिलेशन। हाँ जी, इंटरनल एनर्जी क्या थी कि आपने देखा कि डी क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है ना, जिसको आप पी डी वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ से अगर आप देखें तो आपको जो डी क्यू होता है वो बराबर होता है टी डी एस के। क्यों? क्योंकि डी एस यानी चेंज इन एंट्रोपी बराबर होता है डी क्यू ओवर टी के। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, चेंज इन एंट्रोपी का, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी है, वहाँ से आया। तो यहाँ से फिर आपका जो डी क्यू है, डी यू है इंटरनल एनर्जी, वो क्या बन जाएगा, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये है आपका रिलेशन जी, मैक्सवेल रिलेशन इंटरनल एनर्जी के लिए। अब बात कर लेते हैं एंथैल्पी के लिए। एंथैल्पी के लिए मैक्सवेल रिलेशन क्या होगा जी? तो एंथैल्पी के लिए आपको पता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, रूल लगा दिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला, प्रोडक्ट रूल। तो आपको पता है कि डी यू बराबर होता है किसके जी, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसकी डी यू की जगह टी डी एस माइनस पी डी वी पुट करेंगे तो आपके पास पी डी वी और पी डी वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस पी डी वी था पहले। तो यहाँ से आपके पास फिर डी एच क्या आ जाएगा जी, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की। ठीक है, ये हम थर्मोडायनामिक रिलेशंस लिख रहे हैं इनके लिए। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, चलें जी देखते हैं इसके लिए क्या होगा। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का पढ़ा, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस, ठीक है, टी डी एस, इसका लेंगे इस प्रोडक्ट का, तो माइनस एस डी टी, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी पुट कर देना है।
ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, डी यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डी यू की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आप डी क्यू की जगह जो है वो जो आपके पास, चले मैं यहाँ पे पुट करके बता देता हूँ आपको। तो आपको जैसा कि पता है कि डी यू जो है वो किसके बराबर होता है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है जी, माइनस पी डी वी। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी जगह ये पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा जी, डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, और इसके साथ क्या आ जाएगा जी, माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी एज इट इज। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको पता है जी डी क्यू बराबर है टी डी एस के। अगर डी क्यू बराबर है टी डी एस के तो अब आप डी क्यू की जगह टी डी एस पुट करें। ठीक है, तो डी एफ इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ से क्या होगा जी, आपके पास टी डी एस और टी डी एस कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो डी एफ है वो बराबर आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसका रिलेशन आ गया मैक्सवेल रिलेशन। अब बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए बेसिकली क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का आपको फार्मूला पता है, जी इज इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पी वी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, क्योंकि यू प्लस पी वी जो है वो एच के बराबर होता है इंथॉल्पी के। तो यहाँ से आप जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे किसकी जी, आप पुट करेंगे डी एच बराबर होता है किसके जी, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी। ठीक है, आपने पहले इसका डेरिवेटिव ले लेना ना, जी डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। ठीक है, पहले तो इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, फिर उसमें आपने क्या करना है, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी पुट कर देना है। तो वो पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा जी, डी जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, डी जी आपने लिख दिया, फिर आप डी क्यू की जगह टी डी एस पुट कर दें, डी क्यू की जगह टी डी एस पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, डी जी इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, और डी जी किसके बराबर आ जाएगा जी, डी जी बराबर आ जाएगा उस सूरत में माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो ये आ गया आपकी गिब्स फ्री एनर्जी का मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, अब इन मैक्सवेल रिलेशन से आप, चूँकि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस थी ना, तो मैक्सवेल इक्वेशन से आप जो है मैक्सवेल रिलेशन की इक्वेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हैं आपकी। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं जी, ज़रा देखें। अब आपने मैक्सवेल इक्वेशंस बनानी है रिलेशन की मदद से, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। यहाँ पे मैं आपको इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने इनको याद कैसे करना है। ठीक है, तो पहली जो मैक्सवेल इक्वेशन है ना, आप ज़रा देखेंगे इनमें सिमेट्री आ रही होगी, मैं पहले लिख रहा हूँ,
एस, मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, पहले फर्स्ट लिख रहा हूँ, पार्शल एस ओवर पार्शल पी पार्शल वी ओवर पार्शल टी, ये है फर्स्ट। ठीक है, और अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए जी फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूँ। फोर्थ लिख रहा हूँ जी पार्शल एस ओवर पार्शल पी, और साथ ही इनके मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पार्शल एस ओवर पार्शल पी इज इक्वल टू पार्शल वी ओवर पार्शल टी। अब अगर आप गौर करें तो ये सेम है ना दोनों इक्वेशन, बिल्कुल फर्स्ट और फोर्थ, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं बता देता हूँ। अब मैं सेकंड और थर्ड लिख रहा हूँ। सेकंड क्या है जी, सेकंड है पार्शल एस ओवर पार्शल वी, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शल पी ओवर पार्शल टी। सेकंड आ गई, थर्ड देखें, पार्शल एस ओवर पार्शल वी पार्शल पी ओवर पार्शल टी। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें तो पहली और चौथी जो है उसके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम है, एस पी वी टी और एस पी वी टी, ऐसे आपने याद रखना है, एस पी वी टी। तो इसमें भी एस पी और वी टी, तो पहली और चौथी जो है उन दोनों में एस पी वी टी है। ठीक है, और पहली और चौथी दोनों में राइट हैंड साइड पे माइनस साइन आएगा, जहां पे भी एस पी वी टी होगा, एस पी वी टी, एस पी वी टी, तो एस पी माइनस वी टी, एस पी माइनस वी टी, तो पहली और चौथी इस तरीके से रिलेट होंगी। अब तीसरी और दूसरी एस वी पी टी। ठीक है, तो आपने क्या सिर्फ चौथी और पहली चौथी और दूसरी तीसरी में आपने चीज़ क्या चेंज करनी है, आपने जगह चेंज करनी है इस V और P की। ठीक है, पहले एस पी माइनस वी टी है, चौथी में भी एस पी माइनस वी टी है, तो दूसरी और तीसरी में क्या होगा, एस वी पी टी। पी और वी की जगह आपने चेंज कर देनी है एस वी पी टी, एस वी पी टी। तो पहली और चौथी क्या है, एस पी माइनस वी टी, और दूसरी और तीसरी क्या है, एस वी पी टी। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो इनमें क्या होगा कि पहले आप क्या करेंगे, हमेशा क्या करना होता है कि डेरिवेटिव जो लेना होता है ना, वो पहली इक्वेशन में जो चीज़ कांस्टेंट रखनी होती है ना, वो दूसरी इक्वेशन में मौजूद होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ कांस्टेंट रखनी है वो राइट हैंड साइड में मौजूद है, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ कांस्टेंट रखनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है। ठीक है, तो इनका क्या तरतीब होगी, पहली दो इक्वेशन के लिए तरतीब बता रहा हूँ, पहली दो इक्वेशन के लिए जो तरतीब बता रहा हूँ, आपने राइट हैंड साइड का जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए कांस्टेंट रहेगा। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड के लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। दूसरी इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड का ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेगा, और राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड का जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये पहली दो इक्वेशन के लिए रूल है। ठीक है, तीसरी और चौथी के लिए क्या रूल है, तीसरी और चौथी के लिए यही रूल है, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट के लिए ही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाला। तो राइट हैंड साइड पे जो नीचे वाला वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट रहेगा, यानी टी। और राइट हैंड साइड पे देखना है आपने, और लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला वेरिएबल है यानी वी, वो राइट हैंड साइड के लिए कांस्टेंट रहेगा। उसी तरीके से यहाँ अब नीचे वाला वेरिएबल टी है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ नीचे वाला वेरिएबल पी है तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो तरीके हैं याद करने के, एस पी वी टी, एस पी माइनस वी टी, एस पी माइनस वी टी पहली चौथी, एस पी पी टी, एस पी पी टी दूसरी तीसरी। ठीक है, पहली दो इक्वेशन में ऊपर वाले वेरिएबल राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के लिए कांस्टेंट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के लिए। और तीसरी चौथी के लिए आपने क्या करना है कि नीचे वाले वेरिएबल एक दूसरे के लिए कांस्टेंट रहेंगे। तो ये इनका याद करने का तरीका, पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये चार इक्वेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस इक्वेशन की। टीडीएस इक्वेशन बेसिकली क्या होती हैं, ये एंट्रोपी का डिफरेंट टर्म्स के साथ रिलेशन बताती हैं। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर की टर्म्स में, कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म्स में, मतलब डीवी, डीपी और डीटी के लिहाज से एंट्रोपी का रिलेशन बताती हैं। तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट
TdS इक्वेशन। फर्स्ट TdS इक्वेशंस, ठीक है। तो TdS इक्वेशंस तो बेसिकली इतनी नहीं आती, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशंस बहुत आती हैं, और मैक्सवेल इक्वेशन में ये फॉर्म ही लिखी हुई नज़र आ जाती है। आपसे पूछ लेते हैं ये कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन है, तो मैंने याद करने का आपको तरीका बता दिया, उस तरीके से आपने याद कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट जो TdS इक्वेशन है बेसिकली वो है जी TdS इज इक्वल टू CvDT प्लस T पार्शियल P ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट V इंटू dV, ठीक है जी। अब सेकंड TdS इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड TdS इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशंस को आपने याद करना है, या आपको याद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस टेस्ट का बहुत सारा ताल्लुक आपके याद करने से भी है। चीज़ें बाज़ औक़ात सिर्फ जो है वो नॉलेज बेस्ड आ जाती हैं। तो जो सेकंड TdS इक्वेशन है, TdS इज इक्वल टू CpDT माइनस T पार्शियल V ओवर पार्शियल T P dP। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। फर्स्ट TdS इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, और सेकंड TdS इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। PdP इसमें आएगा एंड पे जो कांस्टेंट प्रेशर पे, और VdV इसमें जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ CvDT होगा, यहाँ CpDT होगा। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड TdS इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड TdS इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड TdS इक्वेशन जो है वो इजी है। उसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक बीटा है, बीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर V इंटू पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक ये दूसरा वेरिएबल होता है काई या के कहते हैं इसको, ये बराबर होता है -1 ओवर V पार्शियल V ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जब पार्शियल V ओवर पार्शियल T लेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे, पार्शियल V ओवर पार्शियल P लेंगे तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो के वाले में -1 ओवर V होगा और बीटा में 1 ओवर V होगा। तो ये थर्ड TdS इक्वेशन है। यहाँ पे अब हम एक एनर्जी इक्वेशन लिखते होते हैं। एनर्जी इक्वेशन भी जो है वो PPSC में आ चुकी है। तो एनर्जी इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये इक्वेशंस ही लिखी हुई आ जाती हैं, तो आपको कोई इतनी तफसील नहीं करनी पड़ती इसकी। आप सिर्फ इक्वेशन को याद करते हैं और आपको चीज़ क्लियर हो जाती है। आपके सामने इक्वेशन आती है तो आपको पता होता है जी मेरे पास ये इक्वेशन मैंने पढ़ी हुई है। एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी, उसका डेरिवेटिव लिया किसके साथ, किसके लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इंटू पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। तो ये है आपकी एनर्जी इक्वेशन, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। TdS इक्वेशन इतनी नहीं आती, लेकिन ये चीज़ें आती हैं एनर्जी इक्वेशन वगैरह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो इक्वेशन है हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इससे चंद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। क्लासियस क्लैपेरॉन क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये हमने इक्वेशन पढ़नी है। ये बेसिकली कुछ टर्म्स के दरमियान आपस में रिलेशन को बताती है, तो वो रिलेशन मैं आपको बता दूंगा थ्योरेटिकली। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो बेसिकली डेरिवेटिव है प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ प्रेशर कैसे वेरी होता है ये बता रहे हैं। dP ओवर dt इज इक्वल टू LV, ठीक है जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय T इंटू V2 माइनस V1, वॉल्यूम का डिफरेंस। तो ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है।
अब इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, कंक्लूजन क्या निकलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या शो कर रही है, ठीक है। तो क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो बेसिकली शो कर रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। पहला रिजल्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increases with temperature, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट इससे क्या निकल रहा है, दूसरा और तीसरा रिजल्ट जो है वो कनेक्टेड है, तो वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हैं। तो दो तरह के मटेरियल हैं, एक वो मटेरियल हैं जो कि एक्सपेंड हो जाते हैं मेल्टिंग की वजह से, ठीक है। जब उन्हें मेल्ट करें तो वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। पहले सब्सटेंस विच expand ऑन मेल्टिंग, जो मेल्टिंग से एक्सपेंड हो जाते हैं, जब उनको मेल्ट करें तो वो एक्सपेंड होने लग जाएं, उनके लिए आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, एम पी लिख देता हूँ, ये चले मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट लिख देता हूँ। उनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वो सब्सटेंस जो एक्सपेंड हो जाते हैं मेल्टिंग की वजह से, उनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाता है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरे वो सब्सटेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेल्टिंग से, substances which contract on melting, जो कि मेल्ट करने पे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से। उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से कम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसका अगर टेम्परेचर कितना हो जी, 0 केल्विन हो, तो उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो 0 हो जाता है, ठीक है। फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन, ठीक है। अगर आप 0 केल्विन पे टेम्परेचर को ले जाएं तो आपका एंट्रोपी चेंज जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि एंट्रोपी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ज़ाहिर 0 केल्विन अचीव करना भी तो मुश्किल है ना, तो इसलिए एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज जो है वो 0 हो जाता है अगर आप 0 केल्विन अचीव कर लें, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो। इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ये हमारा लो टेम्परेचर फिजिक्स एंड टीडीएस इक्वेशन का चैप्टर था। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।